ओके, अभी मैंने माइक ऑन कर लिया। सब चेक कर लो एक बार। चेक कर लीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। हाँ, यस, प्लीज़ चेक वंस एंड टाइप इन यस अगर आपको मेरी आवाज़ और वीडियो सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए। सो नाउ दैट हम लोग बहुत सारे सेशंस इस इंग्लिश मास्टर स्ट्रोक के बैच में हम लोग ले चुके हैं एसबीआई क्लर्क के। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें वी नाउ नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट है ये नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए, जो आपके 12 से 13 दिन हैं आपके एग्ज़ाम्स के, उनमें आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें एंड इन चीज़ों को उसी तरीके से प्रैक्टिस करें जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, और फिर जाके आपको उसका जो इफ़ेक्ट है वो दिखेगा। और सिर्फ यहाँ पे नहीं कि प्रैक्टिस के टाइम पे ही नहीं, बट इवन इन द मॉक्स। गुड इवनिंग सुरेश, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये तो एक चीज़ हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि व्हेन वी एज एन इंडिविजुअल कोई भी नया चीज़ सीखते हैं, तो हमारे पास उसके उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट्स है समझ में आ जाने के बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू अप्लाई देम, बिकॉज हम अभी भी वो जो हमारा पुराना इनर्शिया है उसी पे काम करते रहते हैं। तो उस इनर्शिया को तोड़ना है, और इसको जब अप्लाई करोगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। जितने भी मैंने स्टेप्स, जो रूल्स, मैं कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर किया है। रेडी फॉर टुडे सौम्यदीप? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड इवनिंग निरंजन। चलिए, बहुत बढ़िया। सो नाउ दैट एवरीवन हैज़ जॉइंड और हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। उससे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो अभी पहले बताया कि इनकी प्रैक्टिस करनी है वो तो ऑब्वियस सी बात है, राइट। अभी बहुत कुछ नया जो है इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से, तो आपको कुछ वैसे सीखना है ही नहीं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगानी है, एनालिसिस करनी है। और ये मॉक्स और एनालिसिस कैसे करनी है उसके लिए मेरा जो लाइव वाला सेशन था मॉक देने का, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। एंड प्रैक्टिस तो आपको मैंने बोल ही दिया है। एंड टेक इट ईजी, आपको अब सब पता है। अभी आज के क्लास के बाद अभी मैं एक मिक्स्ड प्रैक्टिस लेने वाला हूं जिसमें कनेक्टर्स उठाने वाला हूं आज, बिकॉज आप लोगों का बार बार आया है। एक बार मैंने कनेक्टर्स उठाया था, आज और बहुत सारे क्वेश्चंस कनेक्टर्स के करेंगे। देन ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस, मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस, एंड फिल इन द ब्लैंक्स का भी एक मिसलेनियस टाइप हम लोग करेंगे। सो एक मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे आज। बट द पर्पस ऑफ टुडेज प्रैक्टिस इज कि सारे तरह के क्वेश्चंस हम लोग एक साथ कैसे हैंडल कर सके। सेकेंडली, ये सारा जो है एक बार एडवांस प्रैक्टिस हो गया, एक बार कॉन्सेप्ट्स करा दिया, एक बार एडवांस प्रैक्टिस हो गया। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। एक बार आपने अगर इस प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स नहीं देखे, उनको एक बार पूरा फर्स्ट टू एंड सारे देख लीजिएगा, राइट। और उससे होगा क्या, आपको एक ऑर्गेनाइज मेथड मिल जाएगा कि कैसे आपको अप्रोच करनी है। और ज़्यादा नहीं, ये नेक्स्ट 8-10 दिन की प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश की स्कोर को ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, मुकेश यहाँ पे पूछ भी रहे हैं कि सर ये इंग्लिश में अच्छा स्कोर क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंग्लिश में दोस्तों अच्छा स्कोर है जो है वो डिपेंड करता है इंग्लिश का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। वो फॉर दैट मैटर एनी पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उसके हिसाब से ही आपका अच्छा स्कोर डिटरमाइन होगा। बट लास्ट 3 से 4 साल के जो पेपर आए हैं और उसके बेसिस पे अगर हम उसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं, तो इंग्लिश में गेटिंग अ 30+ स्कोर आउट ऑफ 40 इवन अ 34-35 इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। अगर जो मैंने आपको कहा है, जिस तरह से मैंने आपको करने बोला है, उसका आपको 80% भी आ जाता है, यू कैन मैनेज ए स्कोर ऑफ मोर देन 30 एंड मे बी इवन 35।
तो उस केस में होगा क्या, आपका इंग्लिश क्यों एक गेम चेंजर हो सकता है मेंस में, कि आपके पूरे स्कोर को वो ऊपर उठा के लेके जा सकता है। एंड दैट्स द रीजन ना एसबीआई क्लर्क मेंस इंग्लिश का मास्टर स्ट्रोक बैच जो हमने यूट्यूब में ये फ्री में आप लोगों के लिए चालू किया था, उसका पर्पस क्या था कि इस साल जो एसबीआई क्लर्क मेंस में जो हमारी वैकेंसीज है इतनी सारी, उसका हमें फ़ायदा मिल सके। ऑब्वियस ही बात है, ये क्लासेस सिर्फ इन एग्ज़ाम के लिए वैलिड नहीं है, ये सारे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, फॉर दैट मैटर एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए वैलिड है। अभी आगे जाके एसबीआई पीओ मेंस के लिए ये एक्चुअली वैलिड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स डू नॉट चेंज, राइट। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर माइट चेंज ए लिटिल, उसमें भी हम लोग बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं जो क्लर्क लेवल के भी ऊपर है कभी कभी, एंड वी आर एबल टू सॉल्व देम फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो द पॉइंट हियर इज कि आप ये एक स्कोर 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू स्कोर अ 30+ इवन अ 35। तो ये जो पर्टिकुलरली ये हमारा जो इसका मतलब ये नहीं कि उसी को टारगेट करके आपको जाना है, नहीं, अब से ज़्यादा बन सकता है तो ज़्यादा बनाएंगे, कम बनेगा तो कम बनाएंगे। बट द पॉइंट इज़ कि आप कितना स्कोर करेंगे ये एग्ज़ाम में आपको सोचना ही नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है। और इसी के लिए मैंने अभी पीछे बोला कि लाइव मॉक जो मैंने दिया है उससे आपको तरीका समझ में आएगा कैसे देना है टेस्ट को। सेकेंडली उसके बाद जो मैंने एनालिसिस का बोला, प्रोसेस बोला है, उसको फॉलो कीजिए नेक्स्ट 10-12 दिन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं पहले 5-10 मिनट आज इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जो क्लास है उससे हमारा प्रैक्टिस वाले सेशंस भी एसबीआई क्लर्क में इसके लिए कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस नॉलेज का यूज़ करके आपको अप्लाई करके मॉक में स्कोर लाना है। मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है या अपने हिसाब से नहीं आ रहा है तो उसको एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे फिर आपको नेक्स्ट मॉक लगाना है, राइट। तो ये एक मॉक वाली प्रैक्टिस तो आपकी चलती रहेगी, ऑब्वियसली वो इंग्लिश को भी बेटर करेगा और बाकी सेक्शन को भी बेटर करेगा। सेकेंडली जहां जहां पे आपको दिख रहा है कि ये एरिया है जहां पे आपको काम करना है, वहां पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है। वहां पे अगर आपको चाहिए तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जाके आप देख लीजिए मेरी इसी सीरीज में जो है, राइट। तो इस तरह से आपको ओरिएंट करना है, बस देन यू विल बी इन द नेक्स्ट 10 days सुपर रेडी टू गेट दैट 99 परसेंटाइल ऊपर का स्कोर। तो हम लोग स्कोर कितना होगा उस पर ना वो करके हमें 99% लोगों से ज़्यादा स्कोर करना है और तभी हमारा ओवरऑल स्कोर को एक बूस्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा पर्पस था इस सीरीज़ का और ये हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं अगले 10 दिन में अगर आप इन क्लासेस का एक्चुअल यूज़ करोगे तो, ठीक है, राइट। सुरेश, आफ्टर अ गैप ऑफ 20 years आई स्टार्टेड अगेन फॉर माई नेक्स्ट जॉब। वेरी गुड, वेरी गुड। सो that's सच अ गुड थिंग। आपके अंदर तो और जोश होना चाहिए और इसको अच्छे से करिए और देखिए इस बार कैसे आप चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बिफोर, जैसे मैंने आप कहा आज मिस्ड एडवांस प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले हम गेम भी खेलेंगे, राइट। बट उससे भी पहले 2-3 छोटे छोटे अनाउंसमेंट है टीम के तरफ से जो मैं आपको बता दूं। स्मार्ट कीरा की जो टीम है वो बहुत सारी सरप्राइजेज लाने वाली हैं अभी अगले 1-2 दिन में। सो आप जो है आज शाम को एंड कल सुबह बी इन टच इन द ऐप एंड ऑन द यूट्यूब चैनल, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसमें से एक चीज़ तो मैं आपको बोल भी सकता हूँ बिकॉज वो आई एम प्लानिंग देयर फॉर, एंड दैट इज़ कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एसबीआई पीओ मेंस के लिए आई एम प्लानिंग अ बैच। हेलो हेलो अक्षय, हेलो, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आई एम प्लानिंग अ बैच फ्रॉम नेक्स्ट वीक। डिटेल्स टीम आपको बता देगी, वो एक बार उनका जो बैक एंड का काम है वो हो जाए तो देन दे वुड इन्फॉर्म यू, राइट। तो जो भी एसबीआई पीओ मेंस के लिए, गुड इवनिंग अक्षय, जो भी एसबीआई पीओ मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जो है उनके लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एकदम से चेंज हो गया है। एसबीआई पीओ में आरबीआई ग्रेड बी के पैटर्न में चला गया है। सो व्हाट आई प्लान इज़ कि मैं आपको मेरा जो आरबीआई ग्रेड बी का जो मेरे बच्चे थे जिनको मैंने आरबीआई ग्रेड बी पढ़ाया था डिस्क्रिप्टिव का, वही पैटर्न में आप लोगों को भी गाइड कर दूं ताकि आपको भी पता रहे कि करना क्या है, क्योंकि प्रेसी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सारा जो है हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द आरबीआई ग्रेड बी एंड सिमिलर एग्जाम्स,
ठीक है। अक्षय, what I will say is that कि प्लीज़ गो थ्रू द होल प्लेलिस्ट। आपको इस क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट को ठीक से दिखाइए। अक्षय बार बार मैसेज मत कीजिए, वहाँ पे स्पैम हो जाएगा ना, राइट। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। आरसी में दिक्कत है, कोई भी इंग्लिश के कोई भी एरिया में दिक्कत है, उसके लिए हमने इस इंग्लिश मास्टर स्ट्रोक के बैच में ऑलरेडी क्लासेस लिए हैं, गाइड किए हैं, उनको ज़रूर देखिए और उनको आप जैसे इंटरनलाइज करेंगे यू ऑटोमेटिकली वुड बी मच बेटर ओरिएंटेड फॉर पेपर के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। वो ऑलरेडी हो गया, लास्ट 3 हफ्ते से हम लोग जो ये बैच कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी कर दिया है। एक बार आप जाके पूरा प्लेलिस्ट छान मारिए एंड देखिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, राइट। और फिर कुछ होता है, कुछ लगता है कि आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में, किसी भी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में, इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप वो डाल सकते हैं। सो वेयर वाज आई वाज देयर कि तो अब अगले 2 दिन जो है टीम की तरफ से, स्मार्ट कीड़ा की टीम की तरफ से बहुत सारे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया, राइट, एंड यू ऑलरेडी नो कि क्रिटिकल रीजनिंग का बैच चलता है, वो तो है ही है, बट बाकी जो है वो आपको बता दिया जाएगा। नाउ गोइंग टू लेट मी कम टू द गेम ऑफ द डे, ठीक है। गेम ऑफ द डे, आज का गेम ये है, आपके पास 4 इमेजेस है और आपके पास 4 वर्ड्स है, राइट। होपफुली ये वर्ड्स कुछ पता होंगे आपको, कुछ नहीं शायद पता होंगे। आपको मैच करनी है, आप 1 मिनट लीजिए और इसको मैच कीजिए। चलिए बताइए, देखिए आंसर क्या है। लेट्स सी। मुकेश, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। अक्षय, आपका क्वेश्चन भी मैंने आंसर कर दिया। चलो, बाकी और किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो स्टार्ट होने से पहले अगर जेनरिक कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में डाल दो, मैं उसको देख लूँगा और टाइम पे मैं बता दूंगा, राइट। इसका आंसर बताइए। शुभम, इसमें ये करना है कि ये 4 वर्ड है आपके पास, राइट, और इन 4 वर्ड्स को इनमें से कोई एक पिक्चर के साथ आपको मैच करना है। सो मान लीजिए 1 अगर आपको लगता है बी के साथ मैच हो रहा है, डी के साथ मैच हो रहा है, तो ऐसे मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मान लो गेम के फॉर्म में। सुरेश का एक आंसर आया, सबसे आसान वाला उठा के सुरेश और शुभम ने डाल दिया यहाँ पे। हाँ, चलो अच्छी बात है। बाकी लोग और बाकी क्वेश्चंस भी, बाकी वर्ड्स भी। अरे वाह, निरंजन ने तो 4 डाल दिए। वाह, क्या बात। ओके, अभिषेक ने 2, D2 ए, अच्छा। आंसर बताओ, चलो देखते हैं किसका सही हुआ। ये देखिए, 1D 2A 3C 4B। सो निरंजन, आपके सारे सही हुए, वेरी गुड यार। अभिषेक, आपके भी 2 सही हुए। सुरेश और शुभम ने पहले एक ही दिया था तो वो 2 सही हुए। तो देखिए यहाँ पे पीरियड का मतलब है, यू नो, I'll give you all the meaning and I'll give you all the synonym, सब कुछ, लेकिन पीरियड का यहाँ पे जो पिक्चर के साथ जाएगा वो है ये प्रोलिफरेट, ये डाइवरिकेट, ये एंड ड्विंडल, ये, ठीक है, राइट। तो ये आपके 4 आंसर्स हो गए। अब देखते हैं इनके एक्चुअल मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एसोसिएशन, सब कुछ देखते हैं, राइट। तो पीरियड नाउन है एक,
इट मीन्स अ रैपिड स्पिन और टर्न ऑन वन फुट, टिपिकली जो बैले डांसर करते हैं। तो वहां पे जो इमेज था ना वो एक्चुअली पिरूट था, तो ऑब्वियसली वो इमेज था, बट द वीडियो में शी वुड गो राउंड एंड राउंड ऑन दैट वन फीट, राइट। सो उसी को कहते हैं। तो बैलरीना एग्जीक्यूटेड अ फ्लॉलेस पिरूट, स्पिनिंग ग्रेसफुली ऑन द स्टेज, एंड स्पिन, ट्वर्ल, वर्ल, रोटेशन, रील, ये सारे सिनोनिम्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि सिनोनिम्स को मीनिंग के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। सिनोनिम्स मतलब अलग अलग सिचुएशन में ये वर्ड इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट एक्चुअली पीरियड जिसके लिए यूज होता है उसमें स्पिन या ट्वर्ल कभी कभी यूज हो जाएगा, बाकी जो है नहीं होगा, राइट। ओके। प्रोलिफरेट, टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर्स और स्प्रेड क्विकली, बहुत जल्दी स्प्रेड करने वाला। द यूज ऑफ स्मार्टफोन्स हैज प्रोलिफरेटेड over the last decade, becoming an essential part of daily life, right? Okay, so no, there is a word reel is also used in dance for the a certain step where you go round and round, that's why, right? Okay, so the use of smartphones has proliferated, it's a special use ओवर द लास्ट डिकेड। तो स्मार्टफोन का यूज जो है वो बढ़ गया है लास्ट कुछ सालों से, एंड बिकमिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। ये एसोसिएशन है, मैंने क्या बोला था कि आपको जो है वो मास अप्रोच यूज करना है जब आप कोई भी वर्ड को याद रखना है। तो मास में मीनिंग आएगा, सेंटेंस यहाँ पे एसोसिएशन का काम कर रहा है, मैं किसी चीज के साथ एसोसिएट कर रहा हूं, आगे भी जाके मैं ये करूंगा, ठीक है। अगर मैं अपने मेरे पिछले वोकैब के क्लासेस देखे उसमें आपको पता चलेगा कि मास का कितना इंपॉर्टेंस है, तो आगे भी कुछ वर्ड्स जो आज आएंगे हमारे अननोन उसमें हम लोग मास करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सिनोनिम्स, तो ये हो गया एसोसिएशन जो सेंटेंस हम लोग डाल रहे हैं, और एस फॉर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या? प्रोलिफरेट के केस में मल्टीप्लाई, एक्सपैंड, स्प्रेड, बर्जॉन एंड एस्केलेट, ये सारे जो है आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं प्रोलिफरेट के। डाइवरिकेट क्या होगा? टू ब्रांच आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस और टू डाइवर्ज, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करना। जैसे कि वो नदी वाला हमारे पास था कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोलिफरेट वाला में क्या था? सिटी, सिटी स्प्रेड आउट हो जाता है ना, इधर भी बढ़ता है उधर भी बढ़ता है, इसीलिए सिटी का हम लोगों ने इमेज चूज किया था प्रोलिफरेट के लिए। देन द रिवर डाइवरिकेट्स इनटू सेवरल स्मॉलर स्ट्रीम्स बिफोर मर्जिंग विद द ओशन, राइट। अलग अलग स्ट्रीम्स में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में जाते हैं और फिर ओशन में हम लोग आते हैं एक साथ। डाइवर्ज, सेपरेट, फॉर्क, स्प्रेड, बाइफरकेट, ठीक है। ड्विंडल, टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ। ड्विंडल मतलब जब जैसे मोमबत्ती वाले जो फोटो थी उसमें हम लोग ड्विंडल, तो ड्विंडल के दो मीनिंग है कि शेक करना, फिर जब मोमबत्ती होती है वो धीरे धीरे कम भी होती रहती है, शेक भी करता है उसका जो वो है ओवर द, तो कम होते जाना धीरे धीरे, तो दैट इज यूनिफॉर्मली नहीं, बट कभी तेजी से कभी धीरे से, उसको ड्विंडलिंग कहते हैं। ओवर द ईयर्स द टाउन्स पॉपुलेशन हैज ड्विंडल्ड ड्यू टू माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, तो श्रिंक कर गया, डिक्रीज कर गया। लेसन, डिक्लाइन, वेन, ये सारे जो है वो आपके आर दी मीनिंग एंड द मास ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, राइट। ओके, चलो ये था आपका आज का गेम, और गेम से जुड़ी हुई वर्ड्स की मीनिंग, एसोसिएशन एंड सिनोनिम्स। अब हम लोग जाएंगे पहले टॉपिक ऑफ द डे पे, वो है सेंटेंस सिंथेसिस, और जिसको आप लोगों के एग्जाम के भाषा में कहते हैं कनेक्टर्स, राइट। कॉज इफेक्ट का है क्या? प्रॉब्लम सोल्यूशन का है क्या? कॉन्ट्राडिक्शन या क्रोनोलॉजी का है क्या? राइट, क्या है रिलेशन? एंड देन वी विल रिव्यू द कनेक्टर ऑप्शंस, ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको हम लोग रिव्यू करेंगे विद द सेंटेंसेस, और आखिर में हम लोग ऑप्शंस को, अब यहां पे देखिए दो तरह के क्वेश्चन सेट आ सकते हैं। एक आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस में दिए हुए हैं और उनको रिव्यू करके आप एलिमिनेट करें, और नहीं तो इस तरह के ऑप्शन सेट दिए गए हैं जिसपे आप जो कनेक्टर ऑप्शंस आपने देखे हैं उनके बेसिस पे आप एलिमिनेट करोगे
ऑप्शंस को एंड देन यू विल मार्क, ठीक है। सो यहां पे हम कनेक्टर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब कनेक्टर लगाने के बाद क्या हो रहा है, एंड यहां पे हम एक्चुअल ऑप्शंस एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये है आपका तरीका, इसको लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दीजिए। चलिए पहला आंसर आ गया सौम्यदीप सी, ओके। चलिए देखते हैं बाकी लोग। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं इसको। बट है हमारा कनेक्टर यहाँ पे, राइट, ओके। तो बट कनेक्टर होने के वजह से हमें पता है कि बट यूज होता है कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट के लिए, इजंट इट। तो कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिट के लिए हम लोग बट यूज करते हैं। अब हमें बताया गया है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑप्शंस वेयर द गिवन वर्ड और फ्रेज कैन बी यूज्ड एज अ कनेक्टर टू कंबाइन टू सेंटेंसेस और फ्रैगमेंट्स, राइट, ओके। तो ये यहाँ पे क्या होगा, निरंजन का आंसर आया, सुरेश का आंसर आया, लेट्स सी। इंडियाज नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 considers prisoners a class of people vulnerable to mental health issues। तो ये एक पॉलिसी को कोट कर रहे हैं कि प्रिजनर को एक क्लास ऑफ पीपल वल्नरेबल टू मेंटल हेल्थ इशू बताया जा रहा है, ठीक है, इसको पढ़ लिया। वी नीड टू लुक एट मेंटल हेल्थ इन प्रिजन्स फ्रॉम अ सोशल एंड स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। ये रिलेटेड है, बट अगर मैं 1 और 2 को देखूं तो ये रिलेटेड इन ए सेंस है, कॉन्ट्रास्ट में तो रिलेटेड नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे रिलेटेड है। तो ये जो पार्ट है ना रिलेशनशिप, ये मैंने कर लिया है। तो ये दोनों बट के साथ तो नहीं जाएगा, 1 और 2 बट के साथ नहीं जाएगा, तो ये एलिमिनेटेड हो गया। इट डज नॉट टेक अस मच फर्दर टूवर्ड्स क्राफ्टिंग सॉल्यूशंस। अब ये कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। इशू तो पता हो गया, इशू तो पता चल गया आप लोगों को दोस्तों, लेकिन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, ओके। तो ये दोनों 1 और 3 में एक बट वाला रिलेशनशिप हमें दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट वाला रिलेशनशिप दिख रहा है, तो हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए और चौथा वाला पढ़ लेंगे। वी माइट एंड अप विथ अ हेविली मेडिकेटेड प्रिजन पॉपुलेशन। अब यहां पे जो हेविली मेडिकेटेड की जो एक अलग कॉन्टेक्स्ट को लाया जा रहा है, इसको हम किसके साथ लिंक करेंगे। अब अगर हम लिंक देखें 2 and 4 में वी नीड टू लुक एट मेंटल हेल्थ फ्रॉम सोशल एंड स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव के साथ हेविली मेडिकेटेड प्रिजन पॉपुलेशन को कैसे करेंगे, बट के साथ तो नहीं जा रहा है। देयर इज अ इवन इफ देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 and 4, स्टिल दैट डज नॉट क्वालिफाई फॉर बट, राइट। कॉन्ट्रास्ट उस तरह से है भी नहीं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है। अगर 2 और 4 को देखो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, ये कुछ और चीज के बारे में बात कर रहा है 4, और 2 कुछ और चीज के बारे में बात कर रहा है, तो रिलेशनशिप ही एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम देखें सिर्फ 1 और 3 में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो पाया है, और उसमें भी जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है वो कॉन्ट्रास्ट का, मतलब कॉन्ट्रास्ट का रिलेशनशिप सिर्फ 1 और 3 में हुआ है, एंड दैट्स व्हाई योर डी शुड बी द आंसर इन दिस केस। डी इज द परफेक्ट वन, राइट, ओके, ठीक है। यस 1 और 2 में भी एक रिलेशनशिप था, लेकिन वो बट वाला, कॉन्ट्रास्ट वाला नहीं था। तो अगर कॉन्ट्रास्ट वाला रिलेशनशिप सिर्फ 1 और 3 में ही हो पा रहा है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हमें इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में तो पता चल गया, बट इट डज नॉट टेक अस मच फर्दर टुवर्ड्स क्राफ्टिंग सॉल्यूशन। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में पता होने से हम सॉल्यूशन के नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं, राइट। सो दैट्स योर फर्स्ट वन। क्लियर है सौम्यदीप? ओके, वेरी गुड। तो जिन्होंने भी डी नहीं मार्क किया था, डी जिन्होंने मार्क किया था उनको होपफुली और क्लैरिटी आया है, और जिन्होंने डी नहीं मार्क किया है उनको क्लैरिटी आ गया है, राइट, ओके। इफ यस क्लियर डाल दीजिएगा जैसे सौम्यदीप और सुरेश ने डाला है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये,
डायरेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी डायरेक्शन चेंज हो गया तो आप देखो उसको देखना। निरंजन, यस, वेरी गुड वेरी गुड, चलो गुड सुरेश, गुड सौम्यदीप। निरंजन का आंसर सही हुआ था, ग्रेट ग्रेट। चलो इसका करके बताइए। Somadeep has answered. Anyone else? Niranjan has also answered. Ankit has also answered. Good, good, good. चलो देखें इसको। Indeed, indeed, कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। सुरेश ने भी आंसर कर दिया, चलो वेरी गुड। देखते हैं, इंडीड जो है कोई भी चीज को आगे और एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट और नॉट। तो अब हमें चारों सेंटेंस पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। शॉन रिमेंबर्ड दैट ही एक्सपीरियंस्ड नथिंग एम्बैरेसिंग सिंस ही रिमेंबर्ड कमिंग टू दिस वर्ल्ड। शॉन रिमेंबर्ड दैट ही एक्सपीरियंस्ड नथिंग एम्बैरेसिंग, कुछ भी एम्बैरेसिंग उनको नहीं फेस नहीं करना पड़ा, सिंस ही रिमेंबर्ड कमिंग टू दिस वर्ल्ड। वेरी गुड। द फैक्ट दैट ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट जॉब फॉर मिसिंग द टारगेट्स फॉर अराउंड 2 months स्ट्रेट इन अ लाइन। अब इंडीड किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, तो यहां पे 1 और 2 जो है कॉन्ट्रास्टिंग है, ऑपोजिट है। सेकेंडली 2 इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो आप क्या कहना चाहते हो, पॉइंट को प्रूव नहीं किया। 2 जो है बीच में ही कट जाता है, बीच में ही बंद हो जाता है। अगर आपने 2 का नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा कि शॉन को लगता है कि नथिंग, अगर हम लोग एज्यूम कर लेते शॉन ही है, तो शॉन को लगता है नथिंग एम्बैरेसिंग उनके साथ कभी हुआ है, और ये जो फैक्ट है कि एक्सपेल वो हुए थे पहले जॉब में फॉर मिसिंग टारगेट्स, उनको वो काउंट नहीं करते, कुछ ऐसा बोलना पड़ता तब जाके वो सेंटेंस हिट हो एंड होता। एक तो वो है, एक तो प्रॉब्लम वहां है। सेकेंडली अगर एंड भी होता तो भी दीज 2 आर ऑपोजिट इन नेचर, इंडीड कैन नॉट कम, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 कैन नॉट कम, ठीक है, राइट। तो 1 और 2 में मुझे कुछ खास रिलेशन नहीं दिख रहा है। द जैक रिवील्ड दैट हिज ओनली ब्रदर्स आईज आर गेटिंग नो बेटर देन, कहाँ गए, इवन आफ्टर ए मंथ लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो जैक ने कहा कि उनके भाई की जो आंखें हैं वो ठीक नहीं, इवन आफ्टर 1 month ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। देखते हैं, द फैक्ट दैट ही वॉज एक्सपेल्ड इसके साथ जाता है क्या, नहीं जाता है, इररिलेवेंट है। अब हमारे पास, और शॉन और जैक में भी कोई रिलेशनशिप हमें दिख नहीं रहा है, तो अब 4 बचता है सिर्फ, नहीं तो नन ऑफ द अबव होगा। द डॉक्टर थिंक्स दैट दे आर गेटिंग even worse and would eventually lead to total blindness, though his brother is quite brave and would not give up easily। ये एकदम ही रिलेटेड है और एक स्टेटमेंट को आगे एक्सप्लेन फर्दर कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, आगे लेके जा रहा है स्टोरी को। सो दीज 2 मेक्स अ परफेक्ट पेयर फॉर indeed being used as a sentence connector between them, yes or no, right? So therefore there is no doubt कि इसमें C होगा आंसर। So C is your correct answer। देखिए बाकी सब ने, सौम्यदेव सही आंसर, निरंजन सही आंसर, अंकित सही आंसर, सुरेश सही आंसर, अभिषेक सही आंसर, वेरी गुड। अभिषेक पहले गलती से ओनली बी डाल दिया था क्या, हाँ
चलिए ठीक है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल तरीके से आप कनेक्टर सेंटेंसेस को कर सकते हो 90% ऑफ द टाइम, और आपका स्कोर जो है एकदम एक्यूरेट 100% आएगा इसमें, राइट। तो आपका कनेक्टर का डाउट इस क्लास के बाद और पिछले क्लास के बाद पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको ये वाले वर्ड का मीनिंग या आइडिया पता है, मीनिंग क्या होता है, ये सारे तो कनेक्टर वर्ड्स तो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, इनका अगर आइडिया आपको है तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम है, राइट। जैसे मैंने बोला डायरेक्शंस पे नजर मारना कि वो चेंज ना हो जाए। यू आर ऑलवेज वेलकम अंकित। ये आपको ये अच्छे लग रहे हैं और आप इससे सीख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, यही सबसे अच्छी बात है, राइट। और अब आपका नेक्स्ट काम, आपने सीखा है, आपने देखा है सारे रिकॉर्डेड जो भी हमारे प्लेलिस्ट है वो आप बोल रहे हो कि आप ने ऑलरेडी देखा है। अब आपका नेक्स्ट काम है इनको एक्चुअली में प्रैक्टिस पे लगाना, राइट। हमारे साथ प्रैक्टिस पे तो ऑब्वियसली, इवन जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी, ठीक है, आपको चेंज अपने आप दिख जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए प्लीज। आंसर्स आने लगे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। यस, चलो नाउ देखिए ज़रा, सुरेश, निरंजन, उट्टू, आप सबने आंसर दिया है। अभी हमें देखना है कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। उसके लिए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। A word given in the bold is followed by 4 statements. You need to identify, एक सेकेंड ना, चैट विंडो को सामने ले आऊं। You need to identify options where the given word can be used as connector to combine 2 sentences. ठीक है, पिछले जैसा ही है। The latest report focuses on death of babies. ठीक है, issue death of babies है। There are signs that not all is well at older ages. अब अंटिल कब होता है कि कोई चीज हम कर रहे हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इफ वी से कि आपको मैं तब तक वो चीज नहीं करूंगा जब तक ये नहीं होगा। सो एन इवेंट नॉट हैपनिंग विल बी डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ माई डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग, राइट। एन इवेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अंटिल का मतलब क्या है, कब यूज करते हैं, मैं तब तक कोई चीज नहीं करूंगा जब तक वो चीज नहीं होगी। ये है ना इसका कॉन्स्ट्रक्ट का जो मेन पहलू है। तो दैट मीन्स दैट समथिंग वुड नॉट हैपन अंटिल अनदर थिंग रिलेटेड इज हैपनिंग और नॉट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे, तो अब वो यहां पे ये दोनों पे तो 1 और 2 में तो कोई डाउट ही नहीं कि हो नहीं सकता है, कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं दिख रहा है मुझे अंटिल वाला। Improvements in life expectancy have stalled. There are signs that not all is well at older ages until improvement in life expectancy have stalled, peaking in 2014 and so far failing to return to that level. तो अब अगर मैं देखता भी हूं तो ये तो अनरिलेटेड है, 1 को तो छोड़ ही दो, 1 वाले सारे एलिमिनेट कर दे सकते हैं, क्योंकि 1 का 1 और 4 में देख लेते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट फोकस ऑन डेथ ऑफ बेबीज, पीकिंग इन 24, सो फार फेलिंग टू रिटर्न टू दैट लेवल। अब ये दैट लेवल कौन सा है, नहीं, 1 और 4 में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये 1 वाले हमने सारे ऑप्शन कर लिए अलग। 2, 3, देयर आर साइंस दैट ऑल इज वेल एजेस अंटिल इंप्रूवमेंट हैव स्टॉल्ड। अब ये हैव स्टॉल्ड मतलब है
ये तो अब उल्टा हो गया। अब अनटिल तब मैं बोलता हूं कि कोई चीज नहीं होगी तो कोई चीज दूसरी नहीं होगी, तो यहां पे ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट ही नहीं बन रहा है। समथिंग हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अनटिल समथिंग एल्स हैपेंस, ऐसा कोई कॉन्स्ट्रक्ट सेंटेंस में ही नहीं है। देखो राइट, तो ये तो मैच ही नहीं खा पा रहा है 2 और 3। अब 2 और 4 देखते हैं, क्योंकि वही ऑप्शन है। पीकिंग इन 2014 एंड सो फार फेलिंग टू, until peaking in 2014 नहीं, until there are signs that not all is well in older age is unrelated with respect to until। अगर रिलेशन है भी तो until जैसा रिलेशन कोई नहीं है, तो ये सारे नहीं होंगे, ई होगा। 3 and 4, 3 and 4 कैसे होगा दोस्त? इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव स्टॉल्ड until peaking in 2014 and so far failing to return that to that level until improvement is, नहीं, इवन 3 और 4 में भी नहीं बन रहा है। अब देखो ना, सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्ट है ना, वो भी तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूर दूर से मीनिंग अगर सेंस अगर बनता भी है दूर दूर से, मतलब इसका मीनिंग किसका सेंस, इसका मीनिंग का सेंस में आप ज्वाइन कब जब कर रहे हो तो अब अनटिल लग रहा है, आपको लगता है, विच इज ओके। बट सेंटेंस के एक्चुअल फॉर्मेशन में भी तो कोई लिंक होना चाहिए ना, राइट? वो लिंक की मिसिंग है। ठीक, चलो अनटिल वाला हो गया। नेक्स्ट वाला करो। सो ये वाला क्वेश्चन किस किस का सही हुआ था? ई, सुरेश, निरंजन, सौम्यदीप, आप तीनों का सही हुआ था। उट्टू आपको समझ में आ गया अभी क्यों ई होगा। चलिए अब देखिए, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, ओके अभिषेक, सुरेश, आप लोगों का आंसर आया है। देखते हैं। एज इन द केस ऑफ, मतलब कोई चीज को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एज इन द केस ऑफ दिस, मतलब यू नो उसके रीजन के एडेड इंफॉर्मेशन पे हम एज इन द केस ऑफ यूज करते हैं, राइट? ठीक है, कि ऐसा होता है एज इन द केस ऑफ दिस हैपेंस, राइट? तो अब यहां पे तो पैरेलल होने के चांसेस इसमें हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन, एक टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन कंस्ट्रक्ट के थ्रू पे आना चाहिए, राइट? ओके, तो अब हम लोग इस पे देखते हैं। अलग अलग आंसर आए हैं सबके, तो लेट अस सी कहाँ पे कंफ्यूजन है आप लोगों को। डेटा इज बिकमिंग अ क्रिटिकल बैटल ग्राउंड बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, देयर आर सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एट टाइम्स। ये नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो बोथ साइड्स फियर दैट अनचेक्ड कलेक्शन बाय प्राइवेट फर्म्स could allow state actors to weaponize information on infrastructure. Okay,
डेटा इज बिकमिंग both sides fear that unchecked collection by data is become as in the case of, यार अगर 1-3 रिलेटेड है, सौम्यदीप अभी ध्यान से सुनना, अगर पहले समझ भी नहीं आया अभी समझ में आ जाएगा। देखो 1-3 एक ही चीज की बात कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज पिछले वाले में भी मैंने बोला है कनेक्टर्स के साथ ये बड़ा दिक्कत मुझे दिख रहा है बच्चों में, वो ये है कि उनको मिलता जुलता कुछ मिल जाता है, रिलेशनशिप वाला मिल जाता है तो वो मार्क करके आ जाते हैं, एज इफ ये कोई हम लोग कोई वो जो पजल वाला गेम खेल रहे हैं। यार ये पजल वाला गेम थोड़ी ना है कि किसी तरह से इधर उधर करके अगर फिट हो जाए। आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट भी तो देखोगे दोस्त, सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट देखिए, बोथ साइड्स फियर दैट अनचेक्ड कलेक्शन बाय प्राइवेट फर्म्स could allow state actors to weaponize information or on infrastructure as in the case of data is becoming a critical ground। हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब data is becoming a critical ground को आप लोग पहले रख रहे हो, चलो ठीक है उसको वहां पे पहले रख देते हैं। data as in the data is becoming a critical battleground between China and United States as in the case of both sides fear that unchecked population as in the case of के बाद both sides fear, ये ग्रामेटिकली सही कंस्ट्रक्ट है या नहीं है बताओ तो मुझे थोड़ा, है क्या? आप लोगों को तो इतनी ग्रामर आती है ना कि इन दोनों को मिला के भले ही आप डेटा से पहले एज इन द केस ऑफ डालो या बोथ साइड्स फियर के पहले एज इन द केस ऑफ डालो, किसी भी तरह से आप कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो 1 और 3 एक साथ होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों ने गलती किया था वो एक साथ सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्लियर? राइट? ओके, राइट निरंजन, हम लोग नहीं कर सकते इसको। कैपिटल गेन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, कैपिटल गेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ assets that bugs in the software are inevitable in the first instance। उस तरह से देखा जाए तो 2 और 4 में एक रिलेशनशिप फिर भी बनता है, ग्रामेटिकली कम से कम हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। There are so many permutation combination at times as in the gains of capital, as in the case of capital gains for different types of asset that bugs in the software are inevitable in the first instance। ये फिर भी grammatically fit बैठ रहा है, you can grammatically join the two। अब हमें देखना है कि इनमें रिलेशनशिप रिलेटिव रिलेशनशिप कोई एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं। There are so many permutation combination at times as in the case of capital gains for different types of assets that bugs in the software इसमें रिलेशनशिप बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उट्टू आपने ए मार्क किया था, क्यों मार्क किया था एक बार एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। डी क्यों नहीं है वो समझ में आ गया, बट ए क्यों आप लोगों ने आपने मार्क किया था? ए इज ओनली 2 and 4, सो व्हाट वाज योर रीजनिंग बिहाइंड इट? ओनली ग्रामर? ग्रामेटिकली ये बन सकता है, आई डोंट डाउट, बट देर इज वेरी लेस रिलेशनशिप, विजिबल रिलेशनशिप। या निरंजन, द रिलेशनशिप इज नॉट क्लियर इन दीज टू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्रामेटिकली बन भी जाएगा तो रिलेशनशिप एकदम क्लियर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। उट्टू ने ए मार्क किया था, तो व्हाट वाज हर व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दी दिस वन? अच्छा, ग्रामर के ऊपर, ये ग्रामर के ऊपर तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बन सकता है, बट देन हियर this is a little typical and I introduce this question in a way so that I can discuss this। देखो पहली बात तो मुझे इसमें इस क्वेश्चन में मेरा आप लोगों के साथ क्या बोलते हैं उसको, what was my motive of giving this, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर लोग 1 and 3 देंगे, राइट। 2 और 4 आएगा मुझे लगा नहीं था, बट बिकॉज 2 ने दिया है, यस देयर, बट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश हो रहा था, बट 1 and 3 मुझे लगा था कि सारे लोग देंगे, एंड दैट इज़ व्हाट मोस्टली हैपेंड कि ज़्यादातर लोगों ने 1 and 3 दिया।
एंड 1 एंड 3 का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों नहीं हो सकता है. नाउ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ 2 एंड 4 इट इज़ वेरी वेग. देयर माइट बी अ रिलेशन, देयर माइट नॉट बी अ रिलेशन, वो समझ नहीं आ रहा है उससे, राइट. सो दैट्स वाई I personally would not choose 2 and 4. I would go with E in this case, right? But yes, grammatically अगर आप बोलते हो तो ये होता है, but coherence जो relationship है वो मुझे यहाँ पे बनते हुए उस तरह से नहीं देखा, right? और 1 और 3 का मैंने क्लियर कर दिया. इसमें जैसे मैंने बोला कि मेरा मोटिवेशन ही इसमें ये था कि आप लोग 1 और 3 मार्क करोगे क्योंकि रिलेशनशिप बहुत था उसमें स्ट्रॉन्ग, बट ग्रामेटिकली वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. एंड देन आई वुड एक्सप्लेन दैट टू यू, राइट. होपफुली नाउ इट इज़ क्लियर that I would go with E, but grammatically 2 and 4 also makes a choice, but I couldn't make any relationship between 2 and 4, and that's why we would go with E in this case. ठीक है, right? ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा सौमदीप, आपको वो मतलब सेंटेंसेस ही ज़्यादा नहीं समझ में आया तो इसलिए आपने सोच लिया कि स्किप करिए. नहीं, दैट्स आल्सो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में तो कर ही सकते हो आप इस तरह के. अगर चीज़ों में अटक जाते हो तो 20 सेकंड 25 सेकंड फिर छोड़ देना, राइट. पर ज़्यादातर जगह आप अटकोगे नहीं कनेक्टर्स में. निरंजन का आंसर आया इसमें, अंकित का भी आ गया, उट्टू का आया. देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग दिख रहा है. वर्ड गिवन इन बोल्ड इज फॉलोड बाय 1 2 3 each of which consists of 2 sentences. You need to identify the options where the given word can be used as a connector to combine the two statements into a single one while maintaining the meaning and coherence. मतलब ये दोनों sentences को हमें जोड़ना है इस word से, देखना है. पहला वाला देखते हैं. There is some truth in both the explanation. They both miss what is essentially the ideological driving force behind the mandate. अब इस केस में yet यूज हुआ है तो yet हम लोग कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं. एक इवेंट हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग है तो हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पे येट आ सकता है. देयर इज सम ट्रूथ इन बोथ द एक्सप्लेनेशन येट दे बोथ मिस सम थिंग्स, राइट. एकदम आ सकता है, परफेक्टली फिट है तो 1 तो होएगा ही होएगा. तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ठीक है. तो 2 देखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 तो हो ही नहीं सकता. 1 1 एंड 3 हो सकता है, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं. You may have to knock on 100 of doors to get out the vote, yet organize thousands to make your voices heard. Organize thousands to make your voices heard, yet you may have to. नहीं, यहाँ पे तो yet जा ही नहीं रहा है अभिषेक, यहाँ पे तो yet जा ही नहीं रहा है तो 2 कैसे होगा? 2 is not making sense. 2 is not making sense. 1 is making sense. 2 is not making sense because you can't join these two with yet. Jill said she couldn't afford new clothes. In the same breath, describe the new outfit she had just. Obviously contrast है, opposing ideas है. वो कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है खरीदने के नए कपड़े, और उसी ब्रेथ में येट इन द सेम ब्रेथ शी सेज कि मैंने अभी नया कपड़ा खरीदा. ऐसे बहुत सारे दोस्त आप लोगों के भी होंगे जो इस तरह के काम करते होंगे, राइट. सो येट फिट्स हियर परफेक्टली फाइन. सो 1 and 3 इज योर आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर. एनी डाउट, राइट अभिषेक, शुभम? 1 and 2 नहीं, 1 and 3 होगा दोस्त. ठीक है, चलो बस. निरंजन, अंकित, उट्टू आपने ओनली 1 किया था. 1 and 3 क्यों है समझ में आ गया. सौम्यदेव करेक्ट, अंकित करेक्ट, निरंजन करेक्ट, अभिषेक सेकंड टाइम करेक्ट. वेरी गुड. ठीक है, बाकी जिन्होंने दूसरा कुछ मार्क किया था
सी यहां पे मैंडेट का मीनिंग जो भी है वो ऑब्वियसली ये दो सेंटेंसेस है, तो बहुत दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है। अभी इस जगह पे इफ यू सी कि मैंडेट का पूरा पैराग्राफ तो है नहीं कि हमें पता चलेगा कि मैंडेट है। देयर इज सम ट्रूथ इन बोथ द एक्सप्लेनेशन। हमें रिलेशनशिप देखना है कि बाकी चीजों में रिलेशनशिप है कि नहीं। दे बोथ मिस व्हाट इज एसेंशियली द आइडियोलॉजिकल ड्राइविंग फोर्स। तो इन दोनों को मैं येट से यूज कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकता हूं। अगर आपको चाहिए कि मैंडेट का कोई एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, नहीं यहां पे कुछ नहीं है। मैंडेट कुछ भी हो सकता है, वो एक वोट का मैंडेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दीज टू सेंटेंसेज आर गेटिंग वेरी ब्यूटिफुली कनेक्टेड। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, बिकॉज। निरंजन का आंसर आ गया। बाकी दिस वॉज एन ईजी वन। नहीं हो रहा क्या? सौम्यदीप का आंसर आ गया। देखिए ये अंकित का भी आंसर आ गया। देखो सही वही काम करना है जो पिछले वाले में था। अब बिकॉज है हमारे पास। द सीक्रेट ऑफ अ गुड मेमोरी इज अटेंशन। अटेंशन टू ए सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट इन इट। तो यहां पे बिकॉज से तो रिलेट नहीं होगा, कॉज इफेक्ट से तो रिलेट नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। बिकॉज सीक्रेट ऑफ अ गुड मेमोरी इज अटेंशन, बिकॉज अटेंशन टू ए सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट इन इट, राइट। अब किसको बिकॉज बनाओगे, किसको कॉज बनाओगे? अटेंशन टू अ सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन आवर इंटरेस्ट इन इट, बिकॉज द सीक्रेट ऑफ अ गुड मेमोरी इज अटेंशन। लिंक कैसे बनाओगे? वेयर इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप? बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है, अटेंशन की बात कर रहे हैं ये लोग, अटेंशन की बात यहां पे भी कर रहा है। यही सिर्फ इन दोनों में लिंक है। ये आगे जाके अलग चीज की बात कर रहा है, ये अलग आगे जाके अलग चीज की बात कर रहा है। ये सीक्रेट ऑफ गुड मेमोरी की बात कर रहा है, ये आगे जाके बात कर रहा है इंटरेस्ट की। अब बिकॉज तो कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप पे जुड़ा हुआ होता है ना, वो तो यहां पे आ नहीं रहा है। जिनको भी लगा कि वन हो सकता है, प्लीज एक बार रिव्यू करके बताइए कि आपको एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप तो इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि लिंक है अटेंशन का, बट बाकी पूरा पार्ट जो है वो पूरा अलग है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में कुछ और चीज की बात कर रहा है। एक सीक्रेट ऑफ गुड मेमोरी, एक इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कैसे लिंक करोगे? अब सेंटेंसेस को ही देख लो, बिकॉज बीच में डाल के ही देख लो। देखो इन सब में जब कंफ्यूजन हो ना, डाल के देख लो, पहले डाल के देख लो, बीच में डाल के देख लो, दोनों के ऑर्डर जिस तरह से भी आपको डालना है, एक बार डाल के देख के बताओ मुझे कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आपको लगेगा बिकॉज लिंक नहीं बन रहा है। A second ballot was necessary because no candidate had won an absolute majority. इसमें एकदम जा सकता है because this is the cause और this is the effect। इस तरह की चीजों के लिए because यूज होता है ना। तो 2 होगा, 1 नहीं होगा। अब 3 तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 ये हो सकता है, ये हो सकता है। ड्राइवर प्रॉमिस टू, देखा मैंने इमीडिएटली, जैसे ही मेरे पास एक आया मैं इमीडिएटली ऑप्शन पे गया और देखा क्या क्या एलिमिनेट हो सकता है। ये एलिमिनेट हो सकता है, ये एलिमिनेट हो सकता है, ये एलिमिनेट हो सकता है। सो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथोडोलॉजी, माइंडसेट को अपने दिमाग के कोने में हमेशा रखना, ताकि आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी कर सको। द ड्राइवर प्रॉमिस टू ड्राइव मी टू द रेलवे स्टेशन बिकॉज ही बेग्ड ऑफ एट द लास्ट मिनट। ये कैसे? बी बेग्ड ऑफ एट द लास्ट मिनट का मतलब होता है कि वो लास्ट मिनट में नहीं आया, नहीं गया, बोला कि भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया।
Second sentence is in contrast with the first, so therefore 3 also cannot be. So only D can be the answer, 2 is the answer in this case. Is it clear? Right? क्यों D होगा, C नहीं होगा? चलो, वेरी गुड. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में. बहुत सारा शुभम कहता है कि सर इंटरेस्ट होगी तो मेमोरी गुड होगी. अच्छा, बिकॉज लगा के देख लेते हैं यहाँ पे. सीक्रेट ऑफ अ गुड मेमोरी इज अटेंशन, बिकॉज अटेंशन टू अ सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट इन इट. तो इंटरेस्ट से तुम सीक्रेट से रिलेट कैसे कर रहे हो? आप खुद बिकॉज लगा के देखो ना. बिकॉज लगा के ये इफेक्ट और ये कॉज हो रहा है क्या? सेंटेंस को जब आप बारीकी अब क्लियरली पढ़ के देखो, क्या ये इफेक्ट और ये कॉज है क्या? इनका नेचर ऐसा दिख रहा है क्या कि ये कॉज है? अटेंशन, क्योंकि अटेंशन टू अ सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, इसीलिए सीक्रेट ऑफ अ गुड मेमोरी इज अटेंशन. कैसा डिस्कनेक्टेड नहीं दिख रहा है? क्योंकि अटेंशन हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, इसीलिए गुड मेमोरी का सीक्रेट अटेंशन है. ये तो दो अलग अलग पोल्स हो गया ना, कोई लिंक ही नहीं है. राइट, तो कॉज इफेक्ट में लिंक तो होना पड़ेगा ना दोस्त. मुकेश, अभी इंग्लिश, फुल इंग्लिश का 25-26 का जो बैच है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही हफ्तों में. एंड अभी जो बैचेस चल रहे हैं वो आपको पता ही है, क्रिटिकल रीजनिंग का बैच चल रहा है और डिस्क्रिप्टिव का SBI PO मेंस के लिए बैच अगले हफ्ते आने वाला है. ठीक है, राइट. और ये जो इंग्लिश का आपको 2025 का अगर चाहिए है तो उसके लिए 2 हफ्ते वेट कर लीजिए, वो बहुत जल्दी ही मैं उसको प्लान करने वाला हूँ. ठीक है, चलिए, ये क्लियर है अब शुभम, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. ये पढ़िए और इसके क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है अभिषेक, आज थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे. 15-20 मिनट और, ठीक है. चलो, चलो बढ़िया है, फिर तो है हमारे पास टाइम. ये वाला करो. इसमें स्पेलिंग, कॉन्टेक्स्ट सब डाल दिया है. तो जैसे प्रीलिम में स्पेलिंग डायरेक्ट आता है, मेंस में ऐसा डायरेक्ट स्पेलिंग आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. आ भी सकता है, आ गया तो फिर कर ही लोगे, बट इस फॉर्म में आने के चांसेस है, इसीलिए मैंने ये मिसलेनस टाइप उठाया आप लोगों के लिए. देखिए इसको, ये आपने पढ़ ही लिया होगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस सी. सेंटेंस सी कौन सा है? ए ये है, बी ये है, सी ये है, सी ये है, राइट. तो सी में दोस्त आपके पास क्या क्या है? What is common to both these eras is that those who suffered the most are the poor. Common, suffered, दिख तो सही रहा है. और those with the least agency to shield themselves. Shield का स्पेलिंग ही गलत है. From a perturbed nature. तो shield का स्पेलिंग है SHIELD. ये ना होके ये है, तो ऑब्वियस सी बात है बी हमारा आंसर होगा. स्पेलिंग गलत है. ठीक है, तो यहां पे देखिए वो बोलेगा नहीं कि स्पेलिंग गलत है कि सही है, बट वो ये बोलेगा कि कुछ गलत है, आप देख लो, बट है यहां पे स्पेलिंग की मिस्टेक. तो यही मैंने बोला था ना कि आपका स्पेलिंग के जो मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन है वो किसी और फॉर्म में भी आ सकते हैं. ठीक है,
और टू अंकित, हाँ अंकित आपने तो सही स्पेलिंग दिया है, फिर आपने माँ की क्यों किया है? ई तो ऑलर करेक्ट है ना शायद, हाँ माँ क्यों की किया है, ठीक है। तो इसमें बी आएगा आंसर आपका, ये इनएप्रोप्रिएट है ना। नेक्स्ट डी वाला, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस पे कीजिए। चलिए आंसर्स आ रहे हैं इसमें, ओके। फिर से अलग अलग आंसर, क्या हुआ? ये तो आसान क्वेश्चंस थे, देखते हैं कहाँ पे दिक्कत हो रही है। लास्ट ईयर, अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्पेलिंग के प्रॉब्लम्स मिलेंगे इसमें, ये ध्यान रखिएगा, राइट। बट स्पेलिंग के हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर उत्तराखंड सॉ एन एवलेंच ऑफ रॉक, एवलेंच की स्पेलिंग ठीक है, रॉक एंड आइस, ग्रामर भी ठीक है, दैट डिस्ट्रॉयड 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड क्यू डेट्स। क्यों क्यू यू ई कैसे होगा कॉन्टेक्स्ट के साथ, क्यू बी कैसे जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं ये स्पेलिंग जाएगा, लेकिन ये भी क्यों जाएगा? क्यू, क्यू का मतलब होता है टिप, या क्यू का मतलब होता है कि कोई इंडिकेशन देना, तो वो तो यहाँ पे कुछ है, आ ही नहीं रहा है, कॉन्टेक्चुअली फिट नहीं हो रहा है। बट ये कैसे फिट हो रहा है? कॉज्ड एंड कॉज डेट्स हो सकता है, एंड मेनी डेट्स हो सकता है, फ्यू डेट्स हो सकता है, सम डेट्स हो सकता है, ऐसा कुछ कोई एडजेक्टिव या कोई वर्ब हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता ना, इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो वो भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे गलत तो यही है। इसको रिप्लेस किससे करेंगे? बिकॉज मीनिंग भी तो बनना चाहिए, रिप्लेस इस तरह की कोई चीज़ से करेंगे, इसलिए आपको मैंने बोल दिया। बट गलत ये है, ये तो क्लियर है ना, सी में गलत है, राइट, ओके। तो हाँ, या तो एडजेक्टिव आएगा या तो वर्ब टू आएगा, इन दोनों में से एक होगा, और कुछ नहीं हो सकता ना उसमें। नेक्स्ट, निरंजन, अंकित, आंसर आ गया, बाकी ओके ओके, नहीं लेकिन अब तो समझ में आ गया ना सौम्यदीप की, उस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट नहीं था वहाँ पे, है ना, अब समझ में आ गया। चलो इसको देखते हैं, ई है ये वाला पार्ट, द जियोलॉजी स्पेलिंग ठीक है, ऑफ द हिमालयस ग्रामर ठीक है, साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वर्न्ड मेक्स द रीजन इन हॉस्पिटेबल, ये तो गलत है ना, इनहॉस्पिटेबल होगा ना, राइट, इनहॉस्पिटेबल होगा, ये तो गलत है, तो ये गलत दिख ही गया, तो बी आंसर, राइट। अंडरलाइंस क्यों होगा? अंडरलाइंड ही होगा। लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स ओवर द इयर्स हैव अंडरलाइंड दिस टाइम एंड अगेन, अंडरलाइंड मतलब होता है प्रूवन दिस, या यू नो शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, राइट, इसको अंडरलाइन का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, शोड द इम्पोर्टेंस, शोड इम्पोर्टेंस। पर अभिषेक इसमें गलत
क्यों हो रहे हैं? ये तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा सोचो, क्या जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हो? मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के आंसर करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर ध्यान से पढ़ोगे, आप मुझे बताओ, ये इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको दिख नहीं सकता था, ये तो बहुत ही क्लियरली विजिबल था, इजंट इट? राइट। अगला वाला देखो, अगला वाला ध्यान से पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्लो पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ो। राइट। ऊपर ऊपर से जल्दबाजी में मत पढ़ो, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में तभी गलत हो सकता है जब आप जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, या अगर आपको उसका स्पेलिंग पता ही नहीं है वो तो अलग बात है, या उसका कंस्ट्रक्ट पता ही नहीं है। लेकिन ये इतनी इजी है, और मैंने जितने देखे हैं मेमोरी बेस्ड पेपर में वो भी इतनी इजी है कि ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अंकित का आंसर आया इसमें। उट्टू का भी आंसर आ गया। बड़ा ही डायरेक्ट है ये। क्या बोल रहा है? तुम थोड़ी ना खेल रहे हो अभिषेक, तुम्हें क्यों एंजाइटी है? तुम्हारा एंजाइटी तो उस दिन होगा, क्या कहते हैं, जिस दिन एग्जाम होगा 10 तारीख को या 12 तारीख को, जब भी आपका डेट पड़ेगा। ठीक है, किसी और के मैच के लिए एंशियस मत हो, मैच को एंजॉय करो, एंशियस मत हो। हाँ चलो देखो, ये बड़ा ही सिंपल सा था। एटमोस्फियरिक चेंजेस ठीक लग रहा है, ग्रामेटिकली भी, कंस्ट्रक्ट वाइज भी और स्पेलिंग वाइज भी। ड्यू टू द डॉन ऑफ द इंडस्ट्रियल एज एंड द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल्स की स्पेलिंग ही गलत है, तो ये हमारा सही गलत होगा, डी इज द आंसर। ठीक है, राइट। तो इस तरह से भी आपका, और इसी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन में ग्रामर कॉन्स्ट्रक्ट, वर्ड कॉन्स्ट्रक्ट, रॉन्ग वर्ड यूसेज प्लस स्पेलिंग, सारा कुछ घुसा सकते हैं ये लोग। राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंस्ट्रक्शन के अंडर वो लोग वर्ड यूसेज, तो ऐसा कुछ देख के ना घबरा मत जाना। वर्ड यूसेज, ग्रामर, ग्रामेटिकल राइट यूसेज, फिर स्पेलिंग ऑब्वियसली, और करेक्ट वर्ड यूसेज में ही आ गया। वर्ड यूसेज, ग्रामर और स्पेलिंग, ये तीनों घुसा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज का लास्ट सेट करेंगे जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स का एक अलग पैटर्न होगा। देखिए, डायरेक्शन पढ़िए और करिए। निरंजन का आंसर आया है। थोड़ा ट्रिकी है ये, क्योंकि 2 सिनोनिम्स हैं यहाँ पे ऑप्शंस में। चलो देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। साइबर रिस्क इज पिरोड। अब यहाँ पे भी पता है कि ये गलत है, आफ्टर यू हैव रेड इट ऑब्वियसली। सिस्टमिक एंड ग्लोबल इन स्कोप, एक तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव होना चाहिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए।
अब ये अगर इन द, अब आगे पढ़ सकते हो, क्लोज टेस्ट की तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी तरह एक ही बात है। इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इट इज इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रोलिफरेट दिस रिस्क। अब आगे नहीं पढ़ते क्योंकि इसको ना एक एक करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि हो सकता है कॉन्टेक्चुअली इररिलेवेंट है, तो हमें कंफ्यूज कर देगा। तो लेकिन अगर मैं इसको देखता हूँ, साइबर रिस्क सिस्टमिक है, ग्लोबल है। अब इस ये वर्ड तो नहीं हो सकता है, इस वर्ड का मीनिंग आपको मैंने बता दिया। अब यहां पे देखते हैं कि एडजेक्टिव होगा, ड्विंडल नहीं होगा, आउटब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। अब मुश्किल की बात आ जाती है इन दोनों में, ओमनी प्रेजेंट एंड परवेसिव, दोनों एडजेक्टिव है, और सबसे मुश्किल बात है दोनों सिनोनिम्स है, किसको चूज करें, राइट? ओके, अब मैं यहां पे अब यहां पे अगर परवेसिव नहीं होता तो डेफिनेटली ओमनी प्रेजेंट होता, क्योंकि परवेसिव है इसीलिए परवेसिव होगा, ओमनी प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, देखते हैं। परवेसिव का मीनिंग होता है जो दैट वर्ड स्प्रेड वाइडली एंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑफन इन एन अननोटिस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई रिस्क की बात कर रहे हैं, जब हम लोग कोई इंटरनेट की मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं कि साइबर रिस्क, राइट, तो वो छुप छुप के घुस जाता है। इट हैज अ परवेसिव कैपेसिटी, वो ना छुपते छुपाते घुस जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप रिस्क पे हो। सो ये जो नेचर है ऑफ द साइबर रिस्क मेक्स परवेसिव अ बेटर ऑप्शन देन ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। और अगर परवेसिव नहीं होता, कुछ और होता तो ओमनी प्रेजेंट ही आंसर होता इस केस पे, क्योंकि कॉन्टेक्चुअली फिर वही जा रहा है। अब आपको समझ में, मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी दिया, जो मेमोरी बेस्ड है वो तो अलग बात है, बट इसलिए भी दिया इसमें मुझे और एक बार मुझे वो मौका मिल रहा है इस पॉइंट को प्रूव करने का कि क्यों कॉन्टेक्चुअल विकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों आपका मास अप्रोच इज सो इंपॉर्टेंट। 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम को ये वर्ड का याद रख लोगे तो आपकी अंग्रेजी अच्छी, आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी अंग्रेजी और खास करके आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो रही है, ये मत सोच लीजिएगा, क्योंकि वो तभी होगा कि उन वर्ड्स को याद करो, अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी बात आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा तब देगा जब आपको कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स पता है, और वो घूम फिर के आता है रीडिंग के साथ, जेनरिक रीडिंग के साथ। और वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर, मैगजीन आर्टिकल्स, बुक्स, हर एक तरह के रीडिंग की आदी बनाओ अपने आप को। उससे अगर आपको न्यूज़पेपर हफ्ते में 3 दिन पढ़ पा रहे हो, ठीक है, वैरायटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग वन थिंग, राइट, ओके, क्योंकि वैरायटी से ही आपका कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी बेटर होगा। फिर जो आप ये मास एक्टिविटी करोगे ना, जिसमें आप सिनोनिम भी बनाओगे, एसोसिएशन भी, एसोसिएशन तो ऑटोमेटिकली, मास एक्टिविटी में आपने देखा होगा मीनिंग और एसोसिएशन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट को लेके हुए हैं। सिर्फ एक सिनोनिम है जो हमारा काम आसान करने के लिए है कि अगर ये वर्ड है तो इस वर्ड को ये भी रिप्लेस करते हैं, लेकिन दिमाग में हम हमेशा सोचते हैं कि दोस्त ये वर्ड सिनोनिम्स है, हर जगह पे ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये जो माइन्यूट डिफरेंस है कॉन्टेक्स्ट में, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट, ओके, ठीक है। तो तब जब आप ये, ऑब्वियसली वो माइंडलेस वोकैब एक्टिविटी तो करनी ही नहीं है, आपको जो भी वोकैब एक्टिविटी करनी है इस तरह से करनी है ताकि वो कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी को इंटीग्रेट करे, प्लस सिनोनिम्स का काम भी कर दे, आपका टाइम बचा के एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपको सिखा के जाए, राइट। बट उसके बावजूद भी आपको रीडिंग में अपना ध्यान देना है, वो मैंने आपको बताया ना। बॉलीवुड्स इम्पैक्ट इज परवेसिव, फ्रॉम फैशन टू डायलॉग्स, पीपल अक्रॉस इंडिया इवन अब्रॉड मिमिक व्हाट दे सी इन दी मूवीज, इजंट इट, राइट। जैसे मुगम्बो खुश हुआ या कितने आदमी थे, ये हमारे पार्लेंस का पार्ट है, ये हमारे डायलॉग्स के पार्ट है, हमारे दोस्तों के बीच में बातचीत का पार्ट है, राइट, ओके। सिनोनिम्स वाइड स्प्रेड, ऑमनीप्रेजेंट, प्रेवलेंट, ऑल इनकम्पासिंग, यूबिक्यूटस। देखो ऑमनीप्रेजेंट है एज अ सिनोनिम, बट इस जगह पे यूज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट है अननोटिस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल वे, तो यहां पे परवेजिव आएगा इसका आंसर। क्लियर, राइट,
ओके ठीक, चलो नेक्स्ट। ओह नेक्स्ट नहीं आया, बी। बहुत आसान है, बताओ इसका आंसर। इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इट इज इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रोलिफरेट दिस रिस्क सिंस द मॉड्यूलराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरलिंक्स ऑर्गेनाइजेशन हुज साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी लेवल्स वेरी ग्रेटली। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ करते हैं, बी और सी। इसमें है कि आपका अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है, डिमिनिशिंग नहीं हो सकता। डिमिनिशिंग इसलिए नहीं होता, डू डिमिनिशिंग दिस रिस्क, इट इज यहां पे कोई वर्ब का फॉर्म ही होगा, तो डिमिनिशिंग नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म तो होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म होगा, राइट, जो हमारे इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है। पैसिफाई, मिडिकेट एंड एंटागोनाइज, ये तीन हो सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या बोलता है? अच्छा अगला वाला भी दिखा देता हूं आप लोगों को। सिंस द ब्लैंक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरलिंक्स ऑर्गेनाइजेशन हु साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी लेवल्स वेरी ग्रेटली। अच्छा ठीक है, इसके लिए उसको नहीं चाहिए होगा। इट इज इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू ब्लैंक दिस रिस्क। रिस्क क्या करना चाहते हो? रिस्क आप कम करना चाहते हो। एंटेगोनाइज नहीं जा रहा है कॉन्टेक्स्ट के साथ। पैसिफाई और मिटिगेट में सिर्फ मिटिगेट ही लेसन रिस्क के साथ यूज होता है, तो सिर्फ मिटिगेट ही यहां पे आएगा, राइट, ओके। रिस्क को पैसिफाई नहीं करते हैं हम, पैसिफाई कोई पीपल को करते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल को करते हैं, हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं। क्लियर, राइट। तो पैसिफाई और मिटिगेट ग्रामेटिकली सही होने के बावजूद भी कॉन्टेक्चुअली सिर्फ मिटिगेट जा सकता था, और वही होगा। और इसका आंसर क्योंकि बी है। अब सी के देखो, सी में बोलता है कि साइबर, पहली बात तो साइबर रिस्क, अभी हमें क्या पता है कि साइबर रिस्क जो है वो हर जगह पे है, परवेसिव है। और इन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में ये इट इज इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिड्यूस दिस रिस्क, मिटिगेट दिस रिस्क, सिंस द ब्लैंक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरलिंक्स ऑर्गेनाइजेशन हु साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी लेवल्स वेरी ग्रेटली। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी का जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग अलग है, राइट। और मॉड्यूलराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मॉड्यूलराइजेशन मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में बांटना, वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को इंटरलिंक कर देता है जिनका आपस में, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन हो, मेरी मैच्योरिटी बहुत कम है साइबर सिक्योरिटी की, तुम्हारी ज्यादा है, लेकिन मेरी मॉड्यूलराइजेशन के अलग अलग सर्विसेज बांटने की वजह से मेरे एक सर्विस और तुम्हारे एक सर्विस में कॉमननेस है, तो उसके वजह से हम मेरे वजह से तुम्हें रिस्क हो जाएगा, राइट, ओके। तो अब यहां पे मॉड्यूलराइजेशन ठीक बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी वर्ड्स देखो, कॉन्फर्मिज्म ग्रामेटिकली नहीं जा रहा है, रिवैम्प ग्रामेटिकली नहीं जा रहा है, रेजुवेनेशन कॉन्टेक्चुअली नहीं जा रहा है, रिनाउंसिएशन कॉन्टेक्चुअली नहीं जा रहा है, रिवैम्प में नहीं जा रहा है। सिंस द रिवैम्प ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरलिंक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक तो अगर रिवैम्प इस तरह से यूज होता तो रिवैम्पिंग ऑफ होता, पहली बात। सेकेंडली यहां पे बोलना क्या चाहता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी के जो अलग अलग मैच्योरिटी लेवल पे है, उन लोगों का इंटरलिंक हो जाने की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अलग अलग पोजीशन पे है, तो इसलिए उन दोनों में कॉमन फाइनेंशियल मॉड्यूल्स है, तो इसकी वजह से इनका रिस्क बढ़ गया। तो यहां पे मॉड्यूलराइजेशन इज ऑलरेडी करेक्ट। अगर नहीं होता, मॉड्यूलराइजेशन की जगह पे कोई और होता तो आप रिवैम्प डालते तो सही होता, लेकिन यहां पे नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा और एक चीज है, कॉन्फर्मिज्म, रेजुवेनेशन, रिनाउंसिएशन, ये सारे जो है हमारे इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर है। मैं दिखाता हूं आपको। मास, अगेन हम लोग एक मास बनाते हैं इसका। कॉन्फर्मिज्म का मतलब टू फॉलो एस्टैब्लिश रूल्स, ट्रेडिशंस। एक तो ये नाउन है, नाउन वहां पे जाएगा नहीं, ग्रामेटिकली नहीं जाएगा, बट ठीक है। तो किसी भी एस्टैब्लिश रूल को फॉलो करना। एसोसिएशन इंडियन सोसाइटी हैज लॉन्ग अपहेल्ड कन्फर्मिज्म इन करियर चॉइसेस लाइक इंजीनियरिंग और डॉक्टर, यही दो चॉइसेस हुआ करती थी हमारे पास, अभी जाके बहुत सारा चेंज हुआ है, लेकिन ऐसे ही है एसोसिएशन अगर बनाना चाहते हो। सिनोनिम्स, कंप्लायंस, ट्रेडिशनलिज्म, ऑर्थोडॉक्सी, ओबीडियंस, एडहियरेंस। तो
ये मीनिंगफुली भी नहीं जाता है, ग्रामेटिकली भी नहीं जाता है। सेकेंड, रिवैम्प, प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग फ्रेश, यंग और एनर्जेटिक अगेन। Swami Vivekananda's speech at the 1893 Chicago Parliament of Religion was a moment of rejuvenation for Indian spirituality at the global stage. स्वामी विवेकानंद का जो वो फेमस शिकागो वार्ता है, तो उससे क्या हुआ कि रेजुविनेट हो गया पूरी जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो आउटलुक था। रिन्यूअल, रिवाइवल, रेस्टोरेशन, रिफ्रेशमेंट, रिवाइटलाइजेशन, राइट। और रिवैम्प क्यों नहीं हो सकता है वो मैंने ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। थर्ड, रिनंसिएशन, एक्ट ऑफ गिविंग अप वर्ल्डली प्रोपोजिशन, डिजायर्स और क्लेम्स ऑफन फॉर ए हायर पर्पस, छोड़ देना, त्याग करना। महात्मा गांधी's renunciation of material comforts and luxurious life of South Africa was the starting point of his सत्याग्रह। यही था ना सत्याग्रह का स्टार्टिंग पॉइंट। abdication, relinquishment, sacrifice, rejection, asceticism, asceticism मतलब monkhood, राइट। ये सारे इसके जो है आपके सिनोनिम्स है, ठीक है, राइट, ओके। सो इस केस में आपको नो चेंज रिक्वायर्ड, ई वुड बी द आंसर, ओके। यस, नो डाउट ये क्लर्क के लेवल के ऊपर लेके जाके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बट वी डोंट नो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या पता कि इस बार वैसा आ जाए, तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसके वजह से मैं आप लोगों को ये करा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये तो ग्रामर से ही आंसर हो जाएगा। Given that interest and priorities divert among actors, अच्छा divergetes नहीं होगा, ramification नहीं होगा, divergetes का मैंने आपको वो कर दिया क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। ये यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब चाहिए, कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये तो अलग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपके पास रहता है डाइवर्ट और बाइफरकेट। बाइफरकेट मतलब डिवाइड, डाइवर्ट मतलब अलग अलग होना, बाइफरकेट भी नहीं जा रहा है उस तरह से सिर्फ ए ही। देखो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है कि एक हो सकता है कि बेस्ट आंसर, एक हो सकता है कि लीस्ट वर्स ऑप्शन। तो ये वो लीस्ट वर्स ऑप्शन वाला है। यहाँ पे डाइवर्ट इज द लीस्ट वर्स ऑप्शन, राइट। द डाइवर्ट ऑप्शन शुड हैव बीन समथिंग एल्स विच गोज मोर हियर। बाइफरकेट जो है मीनिंगफुली यहाँ पे नहीं जा रहा है। बाइफरकेट में तो दो हिस्सों में बट जाना, तो वो यहाँ पे नहीं जा रहा है एनीवेज, क्योंकि एक्टर्स अलग अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये तीन ग्रामेटिकली नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट ही हो सकता है, ग्रामेटिकली भी जा रहा है और मीनिंग के साथ थोड़ा बहुत मैच खाते हुए जा रहा है। बट द वर्ड कुड हैव बीन बेटर, बट
हैविंग सेड दैट, हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लीस्ट वर्ड्स ऑप्शन इज समटाइम्स द बेस्ट पॉसिबल आंसर इन दैट केस. सो यहाँ पे इस वजह से ए वुड बी द आंसर. ठीक है, राइट, इस वजह से आपका ए वुड बी द आंसर. ओके, चलो, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ दोस्तों, इस वीकेंड में सारे जो हमारे सेशंस है उनको देख डालिएगा कि कुछ भी अगर मिस हुआ है. द 13 सेशंस, अभी तक शायद 13-14 सेशंस हो गए. ये सारे के सारे सेशंस आपको इमीडिएटली अपने क्लर्क मेंस में और आगे जाके पीओ मेंस में काम आएगा. सो उनको ज़रूर देख लीजिएगा. कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बोलिएगा. आई लुक अराउंड द कमेंट सेक्शन, नहीं तो टीम भी देखती है और वो मुझे बता देती है एंड आई वुड रेस्पॉन्ड टू इट. ठीक है, राइट. चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट. जाओ